तो शुरू करें कि अभी बना ही रहे हैं? लेट से छुट्टी हुआ था क्या जी? 4:15 में छुट्टी हुआ है, तब बनाओ। हम ही लोग थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे और क्या क्या। एनटीपीसी 12th लेवल वाला भी आप लोग का है, बरहमा वाला भी सब लोग का। तो एनटीपीसी जो 12वां लेवल के लिए है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हो गया है। अरे सुनाई पड़ेगा। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल में जितना भी जो क्वेश्चन आया है, जितना भी क्वेश्चन आया, हाँ, तो ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सुबह 10 बजे जो टेस्ट लेते हैं उसमें स्टार्ट करेंगे। केवल वही सब क्वेश्चन होगा जो इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया। तो जिनको टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करना होगा तो सुबह 10 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। 10 से 11 प्रयास करेंगे कि आपका 1 महीना के अंदर एग्जाम कब से है? 7 तारीख। तो ठीक है, पीडीएफ पूरा दे देंगे सबका। अच्छा, पीडीएफ तो होगा ही आप लोग के पास, किसी का भी पीडीएफ रहे तो सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। सुबह में अगर 10 बजे चैप्टर वाइज वाला में आते हैं तो सुबह 10 बजे, है ना, जो चैप्टर पहले आप बोलेंगे उसी को टेस्ट फॉर्म में डाल देंगे। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 2-2 चैप्टर का बोलिएगा तो 2-2 चैप्टर करवा देंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि ग्रेजुएट लेवल में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। क्लियर है ना। और बाकी जो क्वेश्चन अगर और भी प्रैक्टिस करना होगा तो संडे को चला देंगे 1-2 चैप्टर, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। तो जैसा है डिसाइड करके आप लोग बताइएगा, या कुछ सजेशन देने का मन होगा तो दीजिएगा। मेरे तरफ से जितना आउटपुट हो सके उतना देंगे आउटपुट। क्या चैप्टर वाइज में तो चलाएंगे ही, साथ में अगर सैटरडे संडे को अगर होगा तो एक लंबा क्लास लेंगे जिसमें 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन को एक साथ करवा दे। क्या? हाँ, तो शुरू करें। पढ़ाई वाला बात नहीं किए थे, बात ये कि हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हम बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज जो हम लोग 10 से 11 टेस्ट करते हैं उसमें एनटीपीसी के एग्जाम में इस बार ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चन आया है सबको करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। मान लिया कि हो सकता है एग्जाम किसी का खत्म ही हो जाएगा, लेकिन वो तो चलते रहेगा ना। हो सकता है ग्रुप डी के लिए होंगे बहुत लोग, तो वो चलता रहेगा। ट्राई करेंगे कि एनटीपीसी का जितना भी क्वेश्चन आया है सभी पॉसिबल टाइप को 1 महीना के अंदर खत्म कर दे। 1 महीना का टारगेट रहेगा। 2-2 दिन 3-3 दिन सब चैप्टर का ले लेंगे तो सब टाइप बाई टाइप कवर हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत आया एग्जाम में, लेकिन एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो 10 क्वेश्चन थोड़ा ही करना है, एक ही क्वेश्चन ना करना है जी। इस प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने सोचा यही कि अब जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट चलाएंगे तो फिलहाल में जो भी एग्जाम होता रहेगा उन सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे, है ना। अभी तो मिक्स मतलब करवा रहे थे, थोड़ा पुराना क्वेश्चन भी इधर से भी उधर से भी, है ना, सब मिला जुला के मिली जुली सरकार करवा रहे थे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 285 रुपया में एक शर्ट बेचकर एक व्यापारी को कितना हानि होता है? 5%। वह किस मूल्य पर बेचे कि बेचना चाहिए ताकि वह 5% का क्या कमाए? लाभ कमाए। तो सीधा सीधा बात ऐसे बोल सकते हो, 5% हानि पर बेचा है, यानी कि वो 95% में बेच रहा था और 95% का जो मूल्य है वो 285 है। कितना? 285, यानी 95% की वैल्यू कितना है? 285। अगर आपको लाभ लेकर बेचना है तो 100% क्रय मूल्य होता है, 5% लाभ लेगा तो 105% में बेचेगा कि नहीं? नहीं बेचेगा। तो 105% में मूल्य कितना होगा? एक एक नियम से निकाल सकते हैं। तो 19×5 = 95, 21×5 = 105। इन दोनों में संबंध है 19:21 का। 19 का ये कितना गुना देखिए तो चेक कीजिए तो 19 × 19 9 5, 19×5 = 95, 15 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 15 गुना। 21 × 15 कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। 305 ना होगा? 315 कितना होगा? 315। बस इतना ही करना था। दूसरे तरीके से भी बताएं, फॉर्मूला से जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो 95% जो मूल्य हो रहा था उसकी वैल्यू कितना है 285। 5% जो लाभ लेना है आपको तो 105% मूल्य हो जाएगा। 105% की वैल्यू कितना आएगा 315। एक एक नियम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। कितना खर्च करता है 5,000 रुपये। एक मेज का जो मूल्य है आपका कितना है 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य कितना है 40 रुपये। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो बनाने का एक्स वाला भी तरीका है, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, और भी तरीका है। क्या करें बोलिए, एक से बताएं। एलिगेशन, गुड। तो एलिगेशन से अगर बनाना होगा तो मेज का प्रति मेज जो मूल्य है वो आपका 50 रुपया। कितना है 50 रुपया। कुर्सी का जो पर कुर्सी का जो रेट है वो कितना है 40 रुपये। कितना है 40 रुपये। अगर आप ओवरऑल प्राइस देखें तो 12 मेज और कुछ कुर्सी का कितना दे दिया गया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। अच्छा, ये तो गायब है जी, कैसे एलिगेशन लगाएंगे? वस्तु तो पता नहीं है, एवरेज तो आ नहीं रहा है। सिंपल बना दें, सिंपल बनाते हैं, एलिगेशन नहीं लग रहा, हमको लगा कुछ दिया हो। चलो कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं, समझ लीजिएगा, ये 12 मेज है। कितना मेज है 12 मेज, ठीक है। तो मेज का कुल मूल्य 50 × 12 हो जाएगा कि नहीं, प्लस कुर्सी मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा 40 × x मूल्य होगा ना। अगर हमने माना कि 12 मेज है और कुछ कुर्सी की संख्या x है, कुछ कुर्सी की संख्या कितना x, तो 50 रुपये पर मेज इंटू 12 मेज बराबर कुल रुपया, और बात करें 40 रुपये पर कुर्सी इंटू x कुर्सी, तो ये कुर्सी का कुल मूल्य, और टोटल बराबर कितना क्वेश्चन में 5,000 रुपये। कुल खर्चा कितने का है 5,000 रुपये। तो यहां से x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखो ये 600 है, 12 × 5 = 60, 600। तो 600 अगर इधर आके घटेगा तो 40x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 माइनस कितना 600 बराबर कितना 44। अब देखिए आसानी से काट सकते हैं, 11 चौका 44, 110 टाइम में कटेगा जी, तो x की वैल्यू कितना है 110। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या का अनुपात पूछा है। कुर्सी कितना आया 110, मेज कितना था 12, तो 55 दूनी 110 और 6 दूनी 12, तो 55 अनुपात कितना 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना बी। तो सिंपल तरीके से ही बन गया। चलें आगे। कोई भारी है ये ना, भारी ना है, आसान है। चलो ये जी, ये वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन कि किसी घनाभ का 3 सतह, 3 सतह कैसा होता है घनाभ में, 3 सतह का क्षेत्रफल, जैसे जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिधर आप देख रहे हैं, और एक ये साइड या ये साइड, दोनों में से कोई भी, यही 3 सतह है। एक लंबाई इंटू चौड़ाई है, एक लंबाई इंटू ऊंचाई है, और दूसरा क्या है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही 3 सतह होगा ना। हाँ, इसका ये सतह का क्षेत्रफल दे रहा आपको कितना 20, 32 और 40। तो घनाभ का आयतन निकाले। जब भी आयतन निकालना हो तो तीनों सतह का गुणनफल को रूट के अंदर डाल देंगे तो आपका डायरेक्टली आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक LB है, एक BH है, एक LH है, गुना होगा तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। उसका रूट ले लेंगे तो आयतन ही आएगा, क्योंकि L इंटू B इंटू H क्या होता है आयतन होता है। हाँ, तो रखो जी वैल्यू को। ये अंदर में कितना हो गया 20 इंटू 32 इंटू कितना 40, तो अनुमान लगाएंगे तो कितना होगा 32 चौका 128 और 128 दूनी 256, 256 पे डबल शून्य, 256 का रूट 16 होता है कि नहीं, और 2 शून्य का रूट कितना 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा 160 मीटर क्यूब। 160 मीटर क्यूब नहीं होगा, बहुत बार आया है डेटा चेंज करके। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है कि 34 PQ, 34 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3, 5 और 7 से क्या है विभाज्य है। तो P + Q का मान ज्ञात करें। तो पहले PQ का मान निकालेंगे तभी तो P + Q का मान निकालेंगे।
3 से कट रहा, 5 से कट रहा, 7 से कट रहा, नहीं। अच्छा देखो, पहले तो हम लोग डिटेल में बनाएंगे ही, पहले देखते हैं। देखो 3 इसमें आ गया है, 3 इसमें आ गया है। तो अगर अंकों का योगफल अगर ध्यान से देखें तो यहां पर कितना है, 4 3 7, 7 है बाबू। तो अंकों का योगफल कितना से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो P प्लस Q कौन सा वैल्यू रेंज ले रहे हैं जो 3 से कट रहा, तो 10 लीजिएगा तो 10 7 17, कभी कटेगा 12 7 19, 19 3 से कटेगा नहीं, 11 7 18, 13 7 20, नहीं कटेगा सर। तो अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो P प्लस Q की जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 11। 18 ही 3 से कटेगा, 18 ही 3 से कटेगा। तो मात्र यही विकल्प हमारा क्या हो गया, आंसर। केवल हमने 3 को पकड़ लिया। डिटेल बताएं, डिटेल में बाबू 3 5 7 का एलसीएम कितना, 105 होगा। कितना होगा, 105। 105 से हम लोग भाग देते हैं 34। PQ के जगह अपने मन से एक संख्या मान लीजिए मैक्सिमम 99, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में 99 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। अब हम भाग देंगे अगर इसको, तो 105 इंटू 3 बराबर कितना, सॉरी 105 इंटू 3 कितना, 315। ये 34 बचेगा कि नहीं, और ये कितना 9। तो अगर 105 को फिर से काटेंगे, मतलब 349 को काटेंगे, तो 105 इंटू 3 कितना, 315। तो शेष कितना आ गया, 34। यानी कि 34 शेषफल हमारा बच रहा है। जो भी संख्या आप माने हैं 3499, उसमें 34 शेषफल आ रहा है। यानी 34 अगर आप घटा दें, 34 क्या करें, घटा दें, तो 9 में से 5 4 गया कितना, 5, 9 में से 3 गया कितना, 6, 65 लास्ट में और 34 आगे। यानी कि P और Q के जगह क्या होगा, 65 होगा। 65 मतलब क्या, 6 5 11। तो ये डिटेल तरीका है, ये आपका हमें पता चल गया कि सर 3 है, तो 3 अंकों का योगफल के ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे बनाए थे आप लोग, ऐसे कि वैसे, नहीं बनाए थे, वेरी गुड। चलें आगे, अच्छा रुक जाएंगे। तो चैप्टर वाइज वाला NTPC वाला बना लीजिएगा, तो आगामी एग्जाम में जो भी पेपर आता है तो उसी तरीके का क्वेश्चन आता है। हालांकि सब एग्जाम जो इधर हुआ 2024-25 में, सब में मिला जुला के एक ही टाइप का आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, वही है मिला जुला कर। तो संडे को कोई कौन सा चैप्टर रखें बताइए, सैटरडे संडे को कोई चैप्टर रखें, कौन सा, कौन सा, नंबर सिस्टम, 9 धारा। आज 9 धारा है ना, ठीक है। चलो तो 9 धारा का 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 के पावर 12, 5 के पावर 12, 5 के पावर 13, 5 के पावर कितना 14 और 5 के पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए ऐसे पता नहीं लगेगा कि कौन संख्या विभाजित करेगी, इसको गुना फॉर्म में चेंज करना जरूरी होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। 5 के पावर अगर 12 कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 बचेगा कि नहीं अंदर में, और यहां पर बचेगा क्या, 5 के पावर 1, क्योंकि ये 13 है ना, तभी तो 12 1 13 होगा। और यहां पे क्या बचेगा, 5 के पावर 2, और यहां पर क्या 5 के पावर 3। इन सभी को अगर जोड़कर देखें, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 1 1, तो ये अंदर में कितना हो जाएगा देखिए तो 150 और 5 155, 156। यानी 5 के पावर 12 इंटू कितना 156। 156 को फैक्टराइज कीजिएगा आप, तो 13 इंटू 12 आपको देखने को मिलेगा, यानी 13 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 156 को अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 13 आएगा, 13 कहीं जाने वाला नहीं है। 3 कैसे आएगा, हाँ आएगा जी। तीन से भी कट रहा, बात सही है, दोनों से कटेगा बाबू, 3 से भी कटेगा और 13 से भी, दोनों से कटेगा, दोनों से कट रहा।
क्योंकि 12 में भी तो 3 है, 12 में भी क्या है 3, दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। मैथमेटिक्स में ये बात मत पूछिएगा कि सर कौन वाला मारेंगे, दोनों मारेगा, दोनों सही होगा। ये रीजनिंग नहीं है कि ज्यादा स्ट्रांग ये होगा कम स्ट्रांग ये होगा, ऐसा गणित में नहीं होता है। दोनों सही है, दोनों क्या है सही है। नहीं छोटा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, विभाजित होगा तो दोनों से होगा तो होगा। हाँ ये जाएगा, चैलेंज में जाएगा। चले आगे, कटेगा छोटा नंबर से कटे या बड़ा नंबर से कटे, कटना तो है ही। चलिए 18 नंबर लिखा गया है, 18 नहीं 6 नंबर है जी। 18 संख्याओं का औसत कितना है 37.5। यदि 6 संख्याओं का औसत x है, कॉमा को, कॉमा देना होगा, को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी का औसत में कितना की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो x का मान क्या होगा, तो शॉर्टकट बताया ना। हाँ शॉर्टकट के लिए समझना होगा कि 18 संख्याओं का औसत हमारे पास 37.5 है। जो भी 6 संख्या आप ऐड कर रहे हैं उस संख्या को ऐड करने से टोटल संख्या 24 हो गया। टोटल संख्या कितना हो गया 24, और 24 संख्या में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, एक एक की क्या हो रही है बढ़ोतरी। यही बात हुआ ना, लिखा हुआ है कि 18 संख्याओं का औसत कितना 37.5। यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है, मतलब नहीं पता है, को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी का औसत में 1 की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 24 संख्याओं में 1 की बढ़ोतरी होगी, हाँ या ना। यानी कि जो भी 6 संख्या लाए हैं वो 24 एक्स्ट्रा लेकर आया है, 24 एक्स्ट्रा लेकर आया है, जिसके कारण सभी संख्याओं में बढ़ोतरी हो जा रही है। क्या ये बात समझ में आया? अरे कोई आदमी ग्रुप में आए जिससे कि सभी लोगों का है ना पैसा पैसा हो जाए, मतलब ज्यादा पैसा लेकर आया है, यही ना होगा। हम बोले जी सर, यानी कि सभी के बदले एक एक एक्स्ट्रा लेकर आया था। तो 37.5 पहले औसत था जी, इस 37.5 औसत से 24 ज्यादा लेकर आया है। यानी कि औसत में 37.5 तो 6 लोग का भी होगा, लेकिन जो 24 एक्स्ट्रा जो लेकर आया होगा, अगर 6 लोग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 6 लोग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पर लोग कितना ज्यादा लेकर आए होंगे, 4 ज्यादा लेकर आए होंगे। तो 37.5 और 4 कितना 41.5। इस क्वेश्चन का क्या है उत्तर है 41.5। इस क्वेश्चन का क्या है उत्तर है। आया समझ में कि डिटेल बताएं? डिटेल बोलेंगे तो डिटेल बताएंगे, डिटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में तो इतना बोलना भी नहीं पड़ेगा हमको। हाँ डिटेल में बाबू कुल संख्याओं का योगफल 18 इंटू कितना 37.5 होगा कि नहीं, प्लस 6 संख्या लाए हैं और सबका औसत x है तो 6x हो जाएगा, है ना, बराबर टोटल में अब 24 संख्या हो गया। कितना हो गया 24 संख्या, और सभी संख्याओं पे औसत में 1 की क्या है बढ़ोतरी है, 1 की क्या है बढ़ोतरी। तो 24 संख्या पे बढ़ोतरी होगा, x + 1 बन गया, 24 इंटू x + 1 योगफल ये नया हो गया। योगफल बराबर योगफल, यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से क्या करेंगे सॉल्व, और x की वैल्यू कितना आएगा 41.5। क्लियर है ना? डिटेल तो आसान है लेकिन गुना करने में कष्टदायक है। क्या है? गुना करने में कष्टदायक नहीं है। 18 इंटू 37.5 देखेगा लड़का भाग जाएगा, बोले चलो रीजनिंग बनाते हैं एग्जाम में 18 इंटू 37.5 अगर मिल जाएगा, जिस लड़का का कैलकुलेशन ठीक नहीं है वो तुरंत भागेगा कि नहीं, रिस्क नहीं लेगा, लेगा ना, ना होगा भाई। चलिए हाँ ये वाला सुंदर क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं, छठी संख्या जो पहली 5 संख्याओं के औसत से 33.1/3% क्या है अधिक। यानी कि छठी संख्या 1 2 3 4 5 और छठा संख्या ये हो गया 6th नंबर, छठा नंबर ये हो गया 6, 5 संख्या ये। तो बोला है कि 5 संख्याओं के औसत से 33.1/3% कौन अधिक है, छठी संख्या। 33.1/3% को अगर आप ध्यान से देखें तो 1/3 1/3 होता है,
है ना। तो छठी संख्या अधिक है 5 संख्याओं के औसत से, यानी कि इन लोग का औसत अगर 3 होगा तो उसमें एक अधिक 4 होगा छठी संख्या। छठी संख्या कितना होगा? ये औसत है, ये क्या है? औसत। अगर 6 संख्याओं का योगफल अगर देखोगे तो 3 इंटू कितना, सॉरी 5 संख्या का औसत देखोगे, 5 संख्या, तो 5 तिया कितना? 15, 5 तिया 15, यानी कि 15 के मुकाबले ये कितना है? 4। 15 के मुकाबले कितना है? प्रतिशत समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, तब ये बात समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत में हो जाएंगे। चलिए फिर से बताते हैं। 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। छठी जो संख्या है पहली 5 संख्याओं के औसत से 33.1/3% क्या है? अधिक है, यानी 33.1/3% कितना होता है? 1/3। अगर हम 3 ले लें तो उसमें एक अधिक कितना? 4। 4 कौन होगा? छठी संख्या। 4 कौन होगा? छठी संख्या। 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? 3, क्योंकि लिखा गया 5 संख्याओं के औसत से 33.1/3% अधिक है। 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 5 तिया, तो यानी कि इसका योगफल 15 है, उसके मुकाबले छठी संख्या कितना है? 4। यहां तक समझ में आया? बस आगे अब कुछ मैटर नहीं है। यदि सभी 6 संख्याओं का औसत कितना है? 34.5/6, 5/6, प्रतिशत हटा दो जी, औसत कभी प्रतिशत में होता है, बट 34.5/6 है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। देखो 34.5/6 के बारे में अगर आप विचार करें, बट ऐसे क्यों होता है जी? 34.5/6, 34 छक 204, 34 छक 204 और 5 209/6, तो औसत है हमारा 209/6। यहां योगफल देखो कितना है? 5 तिया 15, 15 4 19, 6 संख्याओं का योगफल 19 है। यहां औसत है 209 कितना? 6, तो योगफल कितना हो जाएगा? इंटू 6 हो जाएगा, नहीं होगा? तो 6 6 कैंसल, यानी 19 यूनिट की वैल्यू कितना है? 209। 1 यूनिट की वैल्यू 19 से कम 19, 1 और 9, 11 टाइम में कटेगा। कितना टाइम है? 11। तो पूछा है क्या? छठी संख्या। छठी संख्या 4 है, तो 4 इंटू 11 कितना? 44। समझ में आया? बोलो नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है, आईसीआर का है। इससे दुनिया में, पूरे दुनिया में इससे आसान अगर कोई बना देगा तो फिर हम दूसरा काम करने लगेंगे। तुलना तो करवाएगा ही, तुलना तो करवाएगा ही। प्रतिशत दे रहा, मुंह देखने के लिए तो नहीं दिया है क्या? बाकी कुछ हम उल्टा पुल्टा सोचवा सकते थे कि भैया इससे ही ज्यादा है, इससे ये कम है ना, तो वो उसका भी चांस नहीं लग रहा है, सब अगले बगले में है ना। सब ये 3 ऑप्शन जो है, अगर चारों ऑप्शन है जो 34 से बड़ा ही है, तो कुछ भी ऐसा क्लू नहीं दिया है। एग्जाम का नाम देख लो और उसके बाद बात करना। ये गरीबी रेखा वाला एग्जाम नहीं है, ICAR एग्रीकल्चर का एग्जाम है, भारत एग्रीकल्चर का देश है, समझ रहे हो ना। इसमें जो क्वेश्चन भी जो होता है एकदम टाइट फिटिंग वाला होता है। एग्रीकल्चर वाला जो एग्जाम होता है वो रेलवे वाला नहीं एग्जाम है, SSC वाला एग्जाम नहीं है, है ना, उससे ऊपर की बात है इसमें। इंग्लिश, ICAR में इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन रहता है शायद। चले आगे। चलिए ध्यान से देखिए। जानते हैं ऐसा क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा है, लेकिन उसका लेवल कम करके पूछा है। जैसे दे दिया था टेक्नीशियन में, क्वेश्चन था कि 3 संख्याओं के औसत से चौथी संख्या उसका 1/5वां भाग है, मतलब प्रतिशत के फॉर्म में नहीं दिया था, 1/5वां भाग करके दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ये सब एग्जाम, उसका हल्का फॉर्म देता है, उससे थोड़ा सा नीचे। इसमें प्रतिशत वगैरह दे दिया, पूर्णांक दे दिया, इससे लोग डर गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़े उतना ये है। चलिए ये वाला पढ़ते हैं। ये ऐसे का आज हो रहा है जी ना, पटका पटकी वाला सीन ना होगा। चलिए ध्यान से देखिए।
दो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। यानी कि अगर ये वृत्त है और दो वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसको हम लोग संकेंद्रित वृत्त बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। संकेंद्रित वृत्त, दोनों का केंद्र क्या है? एक है। बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। यानी बड़े वृत्त का जो जीवा होगा छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाएगा, तभी तो स्पर्श रेखा हो पाएगा, नहीं? हाँ, तो दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बताएं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का वलयाकार भाग का क्या बताएं? क्षेत्रफल। तो इसी का ना क्षेत्रफल बोल रहा है जी, बोलिए, इसी का ना क्षेत्रफल बोल रहा है, वलयाकार पार्ट। यही है वलयाकार पार्ट पूरा। नहीं गलती से रंग आ रहा है उसको मत ये सोच लीजिएगा कि वो वाला नहीं होगा, सब होगा जी, जितना गोला में है सब होगा। ठीक है, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए, अगर बड़ा वाला वृत्त को जो बाहर में है, इसका त्रिज्या को कैपिटल आर माने। क्या माने? कैपिटल आर, मतलब बड़ा वाला आर मान लेते हैं। और छोटा वाला जो वृत्त है उसके त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर मान लिए। तो देखिए, आपको पता है कि बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो यही वलय का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि हम लोग को निकालना है पाई आर स्क्वायर माइनस कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस कितना? आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से समझेंगे इन चीजों को, तो एक चीज और आपके पास है कि जीवा की लंबाई कितना था? 20। तो जब भी केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाए तो आधा आधा विभाजित करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। इस 10 के बारे में केवल विचार कीजिएगा आप। ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार या लंब स्क्वायर बराबर आधार या लंब का स्क्वायर होता है। मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे बोलो। तो केवल वैल्यू को अगर यहां पे रख दें, पाई इंटू 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो अब शॉर्टकट भी लिखवा दें कि आने वाले भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। कितना चित्र बनाओगे? समझ में आया ना? तो शॉर्टकट ये याद रखिएगा आप कि अगर एक वृत्त है और उसके अंदर एक वृत्त है, दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है ना। अगर बाबू इसकी जीवा को मान लेते हैं, क्या नाम दे दे? एक्स मान देते, नहीं? तो अगर बाबू जीवा की लंबाई कितना है? एक्स, और वलय का क्षेत्रफल पूछा जाए, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर है ना पाई इंटू एक्स बटा 2 का क्या? स्क्वायर। पाई इंटू एक्स बटा 2 का क्या? स्क्वायर। इससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। पाई इंटू एक्स बाई 2 का क्या? स्क्वायर। जहां ये क्या है? जीवा है। बे इतना मोटा काहे लिखाता है जी? ये जीवा नहीं, चलो ठीक है, जीवा। तो चलें आगे। शॉर्टकट इसको याद रखिएगा ना। शॉर्टकट लगा के देखिए तो नहीं लग रहा इसमें, मतलब ये जो पढ़ाया है अभी। 20 बटा 2 कितना? 10। 10 का स्क्वायर 100। 100 पाई क्या होगा? 100 पाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, RPO 39 डिग्री है, तो RQP क्या होगा? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, PQ को व्यास लेंगे, व्यास केंद्र से होकर गुजरेगा, इसका नाम O देते हैं। ठीक है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, मान लेते हैं R यहां पर स्थित है, RPO 39 डिग्री है, RPO ये वाला कितना है? 39 डिग्री, 39 है ना, 39 डिग्री। तो RQP बताएं, RQP ये वाला बताना है। तो छोटी सी बात है कि नहीं? क्या थ्योरम लगाएंगे?
किसी भी वृत्त में या अर्धवृत्त में व्यास द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये व्यास द्वारा जो कोण ये वाला कितना आपका 90 डिग्री। टोटल एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, 90 आपको मिल चुका है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 माइनस कितना 39 बराबर कितना 51 डिग्री। 51 डिग्री क्या हो गया आंसर। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं थी, 90 डिग्री तो होता ही ना है सर। और ये जितना भी ऑप्शन है इस सब त्रिभुज में आ पाएगा, घटाना जोड़ना है ये नहीं, एक के वो काम नहीं आएगा। आ पाएगा जी नहीं आ पाएगा, 180 डिग्री तो मैक्सिमम होता है। चलिए ये वाला तो लगता है बड़ा डेंजर है, वो पढ़िएगा एकदम आराम से। अच्छा जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाते हैं उनको बड़ा दुख होता होगा कि नहीं? ये झूठ मत बोलो जी, जो नोट डाउन नहीं कर पाता होगा उसको दुख होता है कि नहीं? तो ऐसा करेंगे कि ये वाला जाते समय हम ये वाला शेयर मार देंगे, तो आप स्कैन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? स्कैन। कहां से स्कैन कीजिएगा ये भी बताना पड़ेगा। कहां से स्कैन करिए? क्लियर स्कैनर, कैम स्कैनर, बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो गूगल, हाँ गूगल स्कैन से भी कर लेंगे। स्कैन कर लीजिएगा तो इसको घर में जाके फिर जो सॉल्यूशन रहेगा उसको आराम से फिर कॉपी में उतार सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मान लिया हो सकता है बहुत लोग जल्दी में नहीं लिख पाता होगा, नहीं लिख पाते हो, ओ ठीक कोई बात नहीं। अब डालने वाला तो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत होशियार लड़का है, एम्प्लॉय जो है ना, उसकी गारंटी नहीं दे सकते। सब बहुत तेज है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 40 मत अवैध करार दिए गए। मतलब ई भी गयो। विजेता को पंजीकृत मतों का कितना प्राप्त हुआ? 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे मानते हैं कि माना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है 100, इसमें 20% अगर वोट नहीं देंगे तो 80 लोगों का मतदान होगा कि नहीं? 100 में से 20% घटाओगे तो बचेगा कितना? 80 वोट बचेगा। अब 80 वोट में ऐसा हुआ है कि 40 वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? अवैध अगर घोषित कर दिया गया 40 मत, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, है ना। अब बात ऐसा है कि विजेता जो है, विजेता को पंजीकृत मतों का कितना मिला है? 42%। यानी कि जितना भी हमारे पास पंजीकृत मत है उसका 42% मिला है। तो 100 का 42% कितना होता है? लेकिन अगर बात किया जाए तो हमारे पास कहानी यह है कि अभी भी हमारे पास अवैध मत वाला जो था इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया। बात यह है कि मतदान जरूर है, लेकिन मतदान में से हम लोग को घटाना था कितना? 40, लेकिन 40 तो हम लोग घटाए नहीं है। इसलिए नहीं घटाएं कि ये माना गया वैल्यू है और माना गया वैल्यू में से दिए गए वैल्यू को घटाते नहीं है। तो एडजस्टमेंट हम लोग ये करने वाले हैं कि आगे लिखा है कि उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया है ना। अगर हम हारने वाले आदमी को ये अवैध मत दे दें तो वो सम्मान से हारेगा। जैसे कहीं पे चुनाव हुआ, कोई आदमी हार रहा है, हमको पता चल रहा है कि अगर जो खराब वोट हो रहा है वो भी उसको दे देंगे तो कोई जीत हार पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसको सम्मान मिल जाएगा कि इतना वोट वो लाया। उसी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। हम बोलेंगे सर 112 मतों से हार रहा था हारने वाला, अगर उसको ये इनवैलिड वोट दे देते हैं हम कितना? 40, तो उसका हार का जो गैप है 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो 112 वोट से हार रहा था अब वो कितना वोट से हारेगा? मात्र 72 से। क्या ऐसा संभव नहीं है? ऐसा संभव है ना जी। हाँ, फायदा मैथमेटिकली हमको क्या हुआ सर, इनवैलिड वाला टेंशन खत्म हो गया। जो 80 मतदान हुआ है उसमें से 42 आया जीतने वाले को,
आप बोलिएगा सर ये तो इसमें से लाया है। देखिए इससे प्रतिशत में तुलना करवाया गया है, लेकिन लाया होगा वोटिंग में से ही, लाया होगा किस में से, वोटिंग में से। उसका परसेंटेज देखा गया कि मतदाता सूची का वो 42% लाया है, लेकिन लाएगा तो मतदाने में से है ना। बाकी जो बच जाएगा वोट किसको मिलेगा, हारने वाला को। तो 80 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 38। तो हारने वाला को 38 मिलेगा। तो कितना के गैप से जीत रहा है, 4। 4 की वैल्यू कितना है, 72। कितना गुना, 18 गुना। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100 इंटू 18 कितना, 1800। पूरे इस गोला में इससे सस्ता तरीका नहीं है बनाने का, आप विश्वास करें या ना करें, है ना, इससे सस्ता तरीका नहीं। कोई एक सूत्र नहीं माने हैं, नहीं तो 100x मानना पड़ेगा, 80x मानना पड़ेगा, 80x में से 40 घटाना पड़ेगा, पागलपन का शिकार हो जाएंगे। नहीं, ये वाला बनाए थे आप लोग, गुड, वेरी गुड। अच्छा पहले हम बताए हैं, गुड, यही क्वेश्चन था कि डेटा चेंज था। अच्छा चलिए तो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नलिखित में मापों में से कौन सी एक जो माप है, कौन सी एक माप किसी दुकान में बेचे जाने वाले जूतों के औसत आकार को निकालने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए समानांतर माध्य, ऑप्शन नंबर 2 माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, बहुलक। कौन सा उत्तर होगा, बहुलक। हाँ तो देखिए जब भी जूता वाला दुकान में आप सोचें कि आप दुकानदार हैं, आप क्या हैं, दुकानदार हैं, तो अगर आपको सभी जूतों का औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत माध्य, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर का जो जूता बिका है उसी को औसत मानेंगे। नहीं तो लाखों जूता होता है कि नहीं, सबका एक एक जूता को लेकर अगर आप औसत निकालने जाएंगे तो वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे जो ज्यादा जो जूता अगर बेचा जाएगा किसी दुकान में, उसी को हम लोग औसत आकार मानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे दुकान में 8 नंबर का जूता बहुत ज्यादा बिकता है। 8 नंबर का जूता मतलब ले गए हैं 500 आदमी 8 नंबर का, 7 नंबर का जूता 1-2 ले गए हैं, 11 नंबर का जो जूता है वो भी 1-2 लोग ले गया। तो हमको औसत निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है, हम मान लेंगे कि 8 नंबर वाला सबसे ज्यादा बिका है, यानी कि बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते। तो सबसे ज्यादा बार बिका है कौन है, 8 नंबर का जूता, यानी कि बहुलक हो गया हमारा क्या, ये जूता का मापने वाला इकाई। ये बात समझ में आया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। चलिए हाँ बहुलक के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे एक डेटा का अरेंजमेंट है जिसमें 5 बार है, 6-10 बार है, 7-3 बार है, कुछ भी और है, तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोले। अच्छा ये बताइए इसका कितना उत्तर है, हाँ कह रहा 3500 रुपये की राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से क्या होता है, संयोजित होता है। तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358 कितना है, 75 रुपया। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है, एग्जाम में आंसर मारने का तरीका अलग है। तो क्या बताएं, बनाने वाला या एग्जाम वाला, बनाने वाला में बनाते ही रहोगे, एग्जाम वाला देखो अनुमान लगाते हैं। बात यह है सर कि अगर 3500 अगर हमारे पास मूलधन होगा और 5% दर से अगर रेट है, तो पहला साल में 3500 का 5% 175 रुपया पक्का इंटरेस्ट लग रहा होगा। 35-5 175 होता है ना जी, गुड। और सर दूसरे साल में भी 5% 35-5 175, यानी कि हमारे पास 2 ही साल में 175 इंटू 2 350 रुपया तो केवल सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया, नहीं। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 358.75। आप इसके नजदीक में तुरंत 12 दूनी 24 महीना उत्तर मार सकते हैं, क्योंकि सर 2 साल में ही 350 रुपया हो गया। जो एक्स्ट्रा जो पैसा है 8.75 वो पक्का है सर, जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा, पहले साल के ब्याज पे
ब्याज लगा। यानी कि सर ये कैलकुलेशन 2 ही साल का है कि नहीं? 5% निकालिएगा तो 5 पचे 85, 5 पचे 25, 17 पचे 85, 2 87, 8.75 मिल रहा है कि नहीं? तो यहीं से अनुमान लग गया कि सर 175 रुपया पहला साल में इंटरेस्ट था, दूसरे साल में भी 175 और 8.75 ये मैच कर रहा है सर। तो आंसर हमारा कितना है? 24 महीने। लेकिन ये तो आंसर मैच करवाने का हुआ। अगर बनाना चाहते हैं तो पूरा फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा या रेशियो लगाना पड़ेगा। इस तरीके से होता है बाबू। हम बोलेंगे सर मूलधन कितना है? 3500। कितना? 35। इंटरेस्ट कितना है? 358.75। तो जोड़ेंगे अगर हम लोग मूलधन और ब्याज को तो 3858 कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। क्लियर है? अब इसको रेशियो निकालने में ही आधा लड़का बोलेगा कि चलो बनाते हैं, जीएस बनाते हैं, ये बहुत टफ है। नहीं, इसको हम लोग को तुलना करना होता है, मूलधन और मिश्रधन को तुलना करना होता है। 100% अगर मूलधन होगा, 100% क्या होगा? मूलधन। तो 5% इंटरेस्ट लग के 105% हो गया होगा। कितना साल में? ये हमें पता करना, ये हमें पता करना। ये इसको अगर आप रेशियो में बहुत मेहनत करके बहुत तेज हैं तो अगर आप रेशियो निकालिएगा, अगर इधर तो जानते हैं क्या आएगा? घर में HW कीजिएगा, ये आएगा बाबू आपका 441 बटे कितना आ जाएगा? 400 आएगा। 441 बटा कितना आएगा? 400 आएगा। जो हमारा हिम्मत नहीं है एग्जाम में कि पावर क्या हो जाएगा? T। तो आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 21/20 का क्या है? स्क्वायर है। और तब देखेंगे कि सर T की वैल्यू कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष मतलब कितना? 24 महीना। तो इतना तो हमको तो हिम्मत नहीं है कि इसको एग्जाम में हम काट लेंगे। तुम लोग को मन है तो कर लेना, काट लोगे, हमको तो हिम्मत नहीं। तुरंत हम जीएस में भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं बनाएंगे। तो बेस्ट वे क्या है कि इंटरेस्ट को आप तुलना कर लीजिए, कितना साल में इंटरेस्ट पूरा आप देख लीजिए, बात खत्म है। अलग से आपको समय गंवाने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। लिखा है कि समान क्रय मूल्य की, समान मूल्य की 2 वस्तुओं पर टी को एक वस्तु 12% के लाभ पर प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु कितना? 8% की हानि पे प्राप्त होता है। तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताए। जब भी क्रय मूल्य 2 वस्तुओं का सेम हो, तो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है ना। जब भी क्रय मूल्य अगर सेम हो तो पहला वस्तु पे 12% लाभ हुआ है और दूसरा वस्तु पे 8% का हानि हुआ है। इन दोनों का औसत ही ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा। इन दोनों का औसत 12 प्लस 12 और माइनस 8, इन दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 4। 4/2 कितना? 2 प्लस 2, यानी कि 2% का क्या होगा? प्रॉफिट। 2% का क्या होगा? प्रॉफिट। एकदम अगर आप बुड़बक हैं तब भी इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। बोलेंगे सर 100 रुपया क्रय मूल्य, 100 रुपया क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर है। 12% का लाभ मतलब 12 रुपया लाभ, 8% का हानि मतलब कितना का हानि? 8 का हानि। ओवरऑल आप देखेंगे कि 4 रुपया का फायदा हुआ कि नहीं? कितना क्रय मूल्य पर? 200 पे इंटू कितना? 100। तो 2 दूनी 4। तो आंसर कितना? 2% क्या होगा आंसर। एकदम बुड़बक भी है तो बना लोगा कि नहीं? हाँ, चलते हैं आगे। ना वो सब इसमें नहीं, सक्सेसिव इसमें नहीं लगेगा, ये तो सीधा सीधा बात। चलिए ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा दूध के एक पीपे में 64 लीटर है, मतलब 64 लीटर क्या है? दूध है। अब अजवा खत्म हो गया काजी? पक्का खत्म हो गया ना? है चल रहा ना? आवाज लगता काम गया, कोई नहीं। 8 लीटर निकाला जाता है और पीपा पानी से भरा जाता है। 8 लीटर निकाला जाता मतलब दूध निकाला जाता है और पानी को, पीपा को पानी से क्या कर दिया जाता? भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दूसरी बार तीसरी बार दोहराई जाती है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पहला जो तरीका होता है बनाने का, टिक मारने का, 3 प्रोसेस हुआ। कितना प्रोसेस हुआ है?
3 प्रोसेस, यानी कि जो कुल मिश्रण जो आएगा किसी ना किसी नंबर का क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब आएगा। कौन सा नंबर को जोड़ रहे हैं जो किसी संख्या का क्यूब बन रहा है? हमको तो याद है ये 512 जोड़ के होगा, यही क्यूब बन रहा, तो इसके अलावा कोई आंसर का चांस नहीं। सीरियसली बता रहे हैं, मजाक नहीं। 3 प्रोसेस हुआ तो क्यूब होगा ना कुल मिश्रण, तो यही है जो 512 आएगा जोड़ के। बाकी बनाने का तरीका देख लें। बनाने का तरीका आप देखो, हम बोलेंगे सर शुरुआत में 64 लीटर अगर मिश्रण है, जो पूरी तरीके से मिश्रण दूध से भरा है, 8 लीटर अगर आप दूध निकालकर पानी डाल दें तो आपके पास एक प्रोसेस के बाद जो पानी जो